हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2021 से रिलेटेड एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में मिनिमम 3 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को आप ध्यान से समझिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है दर्पण का सूत्र। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में तुरंत कंफ्यूजन आया होगा, सर इतना छोटा सा टॉपिक, दर्पण का सूत्र तो सभी लोग जानते हैं, 1/f = 1/v + 1/u होता है। मुझे पता है डियर स्टूडेंट्स, सब लोग जानते हैं, लेकिन इसमें समस्या कहाँ होती है? जब इस दर्पण के सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो वहाँ u और v की वैल्यू को पुट करने में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, और जो सटीक आंसर हमें आना होता है वो हम नहीं ला पाते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। साथ ही साथ इसी के बिहाफ पर हमसे पूछा जाता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसे होगी, तो वहाँ पर उसकी प्रकृति और उसका जो नेचर होता है ना, प्रकृति मीन्स नेचर होता है, उसका जो आकार होता है, उन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग आज के इस लेक्चर में आपका क्लियर होने वाला है, तो लेक्चर स्किप मत करिएगा, ध्यान से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? दर्पण का सूत्र। काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दर्पण का सूत्र, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से समझते चलिएगा। नाम है डियर स्टूडेंट्स दर्पण का सूत्र, जिसको हम बोलेंगे मिरर फार्मूला। अभी हमने बोला कि डियर स्टूडेंट्स सबको मिरर फार्मूला पता है। मिरर फार्मूला क्या होता है? दर्पण का सूत्र क्या होता है सर? सबको पता है, 1/f = 1/v + 1/u होता है, ठीक है। ये होता है दर्पण का सूत्र। सर किस दर्पण के लिए होता है? सर ये उत्तल दर्पण के लिए भी होता है और अवतल दर्पण। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, समझते चलना खाली बस। डियर स्टूडेंट्स, ये किसके लिए लगता है? ये उत्तल दर्पण का भी सूत्र है, ठीक है, और साथ ही साथ ये डियर स्टूडेंट्स किसका? अवतल दर्पण का भी सूत्र है। अब बात होती है कि सर उत्तल और अवतल दर्पण क्या होते हैं, तो आई होप आपको पहचान होगी। उ माने उठा हुआ, उत्तल दर्पण ऐसे होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है, उठे हुए तल द्वारा परावर्तन होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। और अव माने धंसा हुआ, इधर पॉलिश कर दिए, धंसे हुए भाग से परावर्तन हो गया, तो ये हो जाता है अवतल दर्पण। तो ये जो सूत्र है ये उत्तल दर्पण के लिए भी है और अवतल दर्पण के लिए भी है डियर स्टूडेंट्स, ये सबको पता है, ठीक है। जिसमें ये F क्या होता है अभी तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इसके बिहाफ पर किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और खासकर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनमें क्या गलतियां होती हैं, चिन्ह परिपाटी क्या होती है, U का मान कब पॉजिटिव रखते हैं, कब निगेटिव रखते हैं, V की वैल्यू कब पॉजिटिव आती है, कब निगेटिव होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, और क्यों होती है, वो सारी चीज़ें आज के इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से समझते चलना। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जहाँ, ठीक है, जहाँ F क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, F को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है, क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। वो उत्तल के लिए भी है और अवतल के लिए। V क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी है डियर स्टूडेंट्स? प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। और U क्या है डियर स्टूडेंट्स? U का मतलब होता है वस्तु की दूरी। किसकी दूरी? वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स फोकल लेंथ होता है। क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। इसको हम लोग बच्चों डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इसको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के नाम से जाना करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, बात ये होती है कि इस फार्मूले का यूज़ हम लोग कब करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, F है, V है और U है। हमें इस फार्मूले का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। कहता है कि एक दर्पण के सामने इतनी दूरी पर वस्तु रखे, इसकी फोकस दूरी इतनी है, बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी आकृति क्या होगी,
उसका आकार क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होती है, इस प्रकार से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए इस प्रॉपर फार्मूले का यूज़ करना हमें आना चाहिए। अब भाई ये फार्मूला तो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, यू वी और एफ की वैल्यू दी गई होगी, ला करके पुट कर देंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। समस्या कहाँ आती है, चिन्ह लगाने में, चिन्ह परिपाटी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी। और ख़ास बात यह है कि डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और v की वैल्यू -25 सेंटीमीटर आ गई, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है दर्पण के ध्रुव से। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ला करके ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, ठीक है, या डियर स्टूडेंट्स ये प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, ये हम लोग कैसे जान पाएंगे? क्या इस चिन्ह को देख करके हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे? इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, जो कि आज के इस लेक्चर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आप लोग दर्पण की सूत्र को नोट करिए। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, और इसको खूब ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, खूब ध्यान से आप लोग समझ चलिएगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। आइए बात करते हैं हम लोग गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक है, गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक, ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अब इस स्फेरिकल मिरर्स में आपके पास दो मिरर आते हैं, एक उत्तल आता है, एक अवतल आता है। एक बार समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं बच्चों उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, जिसको इंग्लिश में अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं उत्तल दर्पण। हमने बोला कि ऊ मतलब उठा हुआ, जिसका तल होगा उसको उत्तल बोलेंगे। ये बच्चों उत्तल होता है इस तरीके से, यहाँ पे इसका ध्रुव होता है, यहाँ पे इसका फोकस होता है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इतनी चीज़ें आप लोग जानते होंगे पहले से ही, ठीक है। अब अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स अवतल दर्पण की, तो वो कैसा होता है, ठीक है, अवतल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो ये कैसे बनता है हमारा, इस तरीके से अवमान्य धंसा हुआ मैं बोलता हूँ, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर इसका सी होगा, यहाँ पर इसका पी होगा। हाँ, एक बात आपको विशेष रूप से डियर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखनी है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो ध्रुव होता है, ये ध्रुव है, ठीक है, जिसको हम पोल कहते हैं। इसका फोकस राइट में होता है, इसका फोकस लेफ्ट में होता है। और इस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स फोकल लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है, आप रखिएगा, ऐसे इसमें भी होता है। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अभी मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होती है, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी कैसे यूज़ की जाती है। डियर स्टूडेंट्स आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पता ही होगा, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। कार्तीय तल ऐसे बना लेते हैं, ये और ऐसे बनता, आराम से समझिएगा ज़बरदस्त तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है
कि ये हमारा x x डैश होता है, ये हमारा y y डैश होता है, पता है सबको। अगर हम ऊपर की तरफ की बात करते हैं तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में डियर स्टूडेंट्स कैसा होता है, निगेटिव होता है, ये सबको पता है। अब जो गोलीय दर्पण होते हैं उनमें जो चिन्ह परिपाटी का यूज़ होता है वो कार्तीय तल की तरह ही होता है। देखो कैसे, यहाँ पर आप कोई भी दर्पण बना सकते हैं, कोई भी दर्पण आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बना दिया उत्तल दर्पण, ठीक। ऐसे आप उधर की तरफ अवतल दर्पण भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है। आराम से समझिएगा हमारी बात को। ये यहाँ पर जो हमने लिखा ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है, जिसको इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में सबसे पहली बात जो ध्यान देनी होती है वो याद रखनी होती है बच्चों की समस्त दूरियां, ध्यान रखना, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, ठीक। पहली चीज, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि गोलीय दर्पण जो होगा वो चाहे उत्तल दर्पण होगा या वो अवतल दर्पण होगा, उसमें जो भी दूरी नापी जाएगी वो कहाँ से नापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी। वो वस्तु की दूरी हो, वो प्रतिबिंब की दूरी हो, वो फोकस दूरी हो, वो केंद्र की दूरी हो, किसी की भी दूरी होगी वो दर्पण के ध्रुव से। देखो क्वेश्चन बन सकता है ना कि गोलीय दर्पण में दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, तो गोलीय दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, पोल से। कई सारे लोग उसमें ऑप्शन रहता है दर्पण से नापी जाती हैं, हाँ दर्पण से ही, लेकिन दर्पण का ध्रुव होता है वहाँ से हमेशा लंबवत दूरी डियर स्टूडेंट्स नापी जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, अगर हम दर्पण के ध्रुव के दाहिनी तरफ चलते हैं, ये कौन सा साइड है भाई, दाहिनी तरफ है, देखो ध्यान से, हमारा दाहिना है, दाहिनी तरफ, ठीक है। तो इधर नापेंगे दूरियां बच्चों तो कैसी होंगी, देखो धनात्मक होंगी, क्योंकि ऑलरेडी इधर धनात्मक होता है। अगर डियर स्टूडेंट्स दूरियां इसके बाईं ओर नापी जाएं, बाईं तरफ नापी जाती हैं, ठीक, तो यहाँ पर दूरियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती है। ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण में जो दूरी नापी जाएगी सारी की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी, और दर्पण के ध्रुव से दाहिनी तरफ जितनी भी दूरियां नापेंगे वो धनात्मक होंगी, बाईं तरफ जितनी भी दूरियां नापेंगी वो कैसे होंगी, ऋणात्मक होंगी। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में किसी वस्तु की बात करते हैं तो ये कैसा होगा, धनात्मक होगा। ऑलरेडी आपको पता है किधर बच्चों, ऊपर की तरफ, ध्यान रखना, ऊपर की तरफ नापी गई सभी दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। अगर हम दूरियां नीचे की तरफ नापते हैं तो नीचे की तरफ नापी गई दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। कौन सी तरफ भैया, नीचे की तरफ, हाँ नीचे की तरफ जो है नापी गई दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ जो मैंने आपको बताया, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, कंप्लीट लॉजिक सिखा दूंगा। सिखाने के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं केवल और केवल न्यूमेरिकल ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। कई सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा जिसकी हेल्प से आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा, आराम से आप लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब आपको समझना क्या है, बाईं तरफ जितनी दूरियां होंगी सब कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। दाहिनी तरफ होंगी कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। ऊपर की तरफ जो दूरी नापी जाएगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। नीचे की तरफ जो दूरी नापी जाएगी बच्चों कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ये हम लोगों ने सीखा। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे रिजल्ट क्या निकल कर के आता है, थोड़ा समझिएगा। कंक्लूजन देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, ये आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा इसको आप लोग डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्योंकि इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। इसको याद कैसे रखा जा सकता है, इसीलिए अभी तक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। अब बातों को समझते चलना। अगर हम पूछें डियर स्टूडेंट्स कि ये आपके पास कौन सा दर्पण है, तो आप बताएंगे
कि सर ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण बना हुआ है। आपसे पूछे ये क्या है, आप बताएंगे सर ये मुख्य अक्ष है। आपसे पूछे सर ये क्या है, आप बताओगे सर ध्रुव है। कहोगे सर ये एफ है, ये वक्रता केंद्र है। और आपको डियर स्टूडेंट्स ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कैपिटल आर से दिखाते हैं, हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतनी बात सबको पता है। ये किस दर्पण की बात हो रही थी? ये बच्चों हम लोग बात कर रहे थे उत्तल दर्पण की, है ना, उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्लियर है बातें? ऐसे ही हमारा अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो वो हमारा इस तरीके से बनता है ना। ये इसका क्या होगा, आराम से समझना, ये इसका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर सी होगा, ये स्मॉल एफ होगा, और ये जो होगा डियर स्टूडेंट्स कैपिटल आर होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप हमारी एक एक बात को ध्यान से समझते चलिएगा, और एक एक पॉइंट यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो मैं नोट डाउन करता चलूँगा, और उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देन हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिएगा। पहला चीज़, वस्तु हमेशा आपने प्रतिबिंब बनाया होगा, रे डायग्राम बनाया होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु होता है, वो हमेशा दर्पण की बाईं तरफ रखा जाता है। इधर रखा जाएगा ना, अगर इससे द्वारा प्रतिबिंब बनाओगे तो यहाँ रखा जाएगा वस्तु, यहाँ रखा जाएगा, मतलब दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ वस्तु रखी जाती है। दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ वस्तु रखी जाती है। इसलिए बच्चों आप याद रखिएगा, गोलीय दर्पण में पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी सदैव कैसी होगी, ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। जैसे अगर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे और हमसे कहा जाएगा कोई वस्तु है जो किसी अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u का मान हम लोग वहाँ पर 20 सेंटीमीटर ना लेकर के u की वैल्यू हम लोग -20 सेंटीमीटर ले लेंगे, क्योंकि u की वैल्यू हमेशा से क्या होगी, निगेटिव होगी। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब u की वैल्यू निगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव ले लेते हैं तो उनका आंसर नहीं आता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। पहली चीज़ आपको ये सीख मिली है। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट समझिए क्या है। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दाहिनी तरफ है। देखो, इसकी फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से दाहिनी तरफ नापी जा रही है, और अगर दर्पण के ध्रुव से दाहिनी तरफ नापी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। इसलिए याद रखिएगा, उत्तल दर्पण किसकी भैया, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान रखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव कैसी होगी, धनात्मक ली जाएगी, सदैव धनात्मक होती है या धनात्मक ली जाती है। अब उत्तल दर्पण हमें दिया होगा और उसकी फोकस दूरी दी गई होगी, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को धनात्मक लेकर के चलेंगे। या मान लीजिए कभी हमको क्वेश्चन दे दिया गया, कह रहा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी, ऐसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है ना
कि F बराबर -15 सेंटीमीटर है, बताओ वह दर्पण कौन सा है। F बराबर 15 सेंटीमीटर है, दर्पण कौन सा है। तो प्लस में है तो कैसा दर्पण है, उत्तल है। माइनस में है तो कैसा दर्पण है, अवतल है। क्योंकि आप देख पा रहे हो बच्चों कि जो अवतल दर्पण है हमारे पास, देखिएगा जो अवतल दर्पण यहाँ पर बना हुआ है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ है, बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड में है। इसलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर तीसरा पॉइंट, क्या, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी सदैव कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ये यहाँ का कंक्लूजन निकला है। पूरी चिन्ह परिपाटी को समझने के पास ये मेन कंक्लूजन निकला है। अब एक छोटी सी बात और आ रही है दिमाग में कि सर हम प्रतिबिंब की दूरी के बारे में कुछ भी बात नहीं किए, ठीक है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसके बारे में हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब की दूरी, तो उसमें क्या है ना कि जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है कि प्रतिबिंब इधर बनेगा या इधर बनेगा। प्रतिबिंब इधर भी बनता है और इधर भी बनता है। अब आपको समझने वाली बात है, अगर आप लोगों ने जो भी प्रतिबिंब बनने की कंडीशन होती है, जैसे अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो वहाँ पर जो 6 कंडीशन होती है, उत्तल दर्पण की बात करें जो 2 कंडीशन होती है, इन सभी में प्रतिबिंब या तो वास्तविक बनता है या तो आभासी। और जब वास्तविक बनता है डियर स्टूडेंट्स तो वो हमेशा उल्टा बनता है, और जब वास्तविक बनता है तो हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी बनता है तो हमेशा सीधा बनता है। कुछ कंडीशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगली चीज़ ये है कि हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि दर्पण के दाहिनी तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण के दाहिनी तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। और बाईं तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वास्तविक होते हैं। तो बाईं तरफ अगर प्रतिबिंब बनेगा तो v की वैल्यू जो होगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा तो u की वैल्यू, थोड़ा समझाते हैं आप लोगों को, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है इस लेक्चर में। और पूरा अगर आप लोगों ने समझा होगा ना, मैं आपके साथ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग पहले समझते चलिए। अगर मान लो v की वैल्यू हमने सॉल्व किया, निगेटिव आ गई, तो निगेटिव आने का मतलब प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है। प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है तो मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब जब भी दर्पण के बाईं तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वहाँ पर याद रखिएगा, वहाँ से हमें प्रतिबिंब जो होता है उसका नेचर भी मिल जाता है कि प्रतिबिंब जो है वो रियल अर्थात कैसा होगा, वास्तविक होगा। एक मज़ेदार चीज़ ये भी समझ में आई कि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और v की वैल्यू निकालेंगे और v की वैल्यू निगेटिव आएगी तो इससे क्लियर हो जाएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है। और अगर वस्तु का प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। अगर मान लीजिए हमने सॉल्व किया और v की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दाहिनी तरफ। तो वहाँ पे डियर स्टूडेंट जो नेचर होगा वो याद रखिएगा आप लोग, वहाँ पे जो नेचर होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, जिसको हम लोग वर्चुअल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कंप्लीट डिस्कशन है जिसके बिहाफ पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल होगा A to Z मिरर फार्मूले का हम लोग इतने कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है जिसकी ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आज के इस लेक्चर को और ज़्यादा बड़ा करने का प्रयास हम नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन एक लेक्चर में एक टॉपिक को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा। उसको आपको ध्यान से समझना, अपनी कॉपी में नोट करना है, साथ ही साथ उसके बिहाफ पे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको डिस्कस करना है, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वो 100% आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, लेक्चर पसंद आया है और आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो फटाफट से लेक्चर को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।